हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए फ्री बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट सिलेबस के टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सो आपको करना क्या है, जस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 145 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं इसमें। सेम यूट्यूब चैनल पे भी हमारे 180 मेंबर्स हो चुके हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स। तो दोनों चैनल्स को ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर भी कर दो। आज हमारे पेपर 2 की कॉमर्स की क्लास बिजनेस फाइनेंस के हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है, उसकी 5th क्लास है। अब हम पहले पूरी के बिजनेस फाइनेंस के यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम पेपर 1 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे आपको पता है कि हम बिजनेस फाइनेंस जो यूनिट नंबर 4 है उसको कर रहे हैं, उसका जो आज हमने टॉपिक करना वो करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डिविडेंड डिसीजंस में डिविडेंड की थ्योरीज और पॉलिसीज। स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि टाइम की ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ से ये हमने भी करना है सारा, या नहीं, ये रिस्क रिटर्न नहीं, पीछे थोड़ा सा 170। यहाँ से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, उसमें थ्योरीज एंड पॉलिसीज। स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। पहले तो वर्किंग कैपिटल का मतलब समझो। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए चाहिए। यानी जो रोजाना के दिन भर के खर्चे होते हैं उनके लिए जो पैसा कंपनी को चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल का नाम दिया जाता है। ये वो फंड्स हैं जो कंपनी यूज करती है डे टू डे, जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने करंट एसेट्स को भी मैनेज करने के लिए। यानी इसमें जो आप अपने करंट एसेट्स हैं, यानी करंट एसेट वो एसेट जो आपको 12 महीने के अंदर अंदर पैसा बना के देंगे, अगर आप उनकी मैनेजमेंट कर रहे हो, उनकी मैनेजमेंट के लिए जो पैसा लगता है वो भी वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। जैसे इन्वेंट्रीज हो गए, करंट एसेट्स में मान लो इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, इवन जो आपने करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट देनी, अब ये वो देनदारियां जिनको 12 महीने के अंदर अंदर आपको देना ही पड़ेगा। मतलब जिन बंदों से आपने ये पैसा लिया या उधार लिया, ये 12 महीने के अंदर अंदर आपको उनको वापस लौटाना ही पड़ेगा। जैसे आपके अकाउंट पेबल हो गए, यानी सिंपल वे में जो कंपनी फंड्स को यूज करती है, जो तो उसके डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा कायम रखने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब उनको कैरी आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। अपने कंपनी जब अपने करंट एसेट्स को मैनेज करने के लिए जो उसको पैसा चाहिए और करंट लाइबिलिटीज के लिए जो पेमेंट देने के लिए उनको पैसा चाहिए, वो सब कुछ वर्किंग कैपिटल होता है। अब जो आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। देखो ठीक है, नोट, अब ये देखो, पहले एक चीज समझो, वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपके डे टू डे ऑपरेशन सही तरीके से काम करेंगे तभी तो कंपनी कोई ना कोई प्रॉफिट कमा पाएगी। अगर प्रॉफिट कमाएगी तभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पॉसिबल है। वर्किंग कैपिटल को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। अगर आप कंपनी अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखना चाहती है, अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को टाइम पे अगर पे करना चाहते हैं, तब भी एफिशिएंट मैनेजमेंट होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल की। इवन इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, तो अगर कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मेंटेन करना, वो चाहते हैं कि ये काम करते रहे, स्मूथ फंक्शनिंग होते रहे, तो आपको वर्किंग कैपिटल को इफेक्टिवली मैनेज करना ही पड़ेगा। इसमें ना अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं। देखो, सबसे पहला आता है कैश मैनेजमेंट। अब हम वर्किंग कैपिटल के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला आता है कैश की मैनेजमेंट। देखो, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट अगर कंपनी में हो रही है, मतलब जो कैश है उसको एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है अच्छे से, मतलब कोई भी पैसा बेकार में वेस्ट नहीं किया जा रहा, तो कंपनी एडिक्वेट कैश ऑन हैंड इंश्योर कर सकती है। मतलब कंपनी ये चीज़ कर सकते, अगर कंपनी ने अपने कैश को अच्छे से मैनेज किया है तो कंपनी के हाथ में, यानी जो उसके हैंड में पैसा है वो एडिक्वेट होगा उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, ताकि वो अपने जो उनके डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको पूरा कर पाएँ, अपने सप्लायर से जिनसे वो रॉ मटेरियल उठा रहे हैं उनको पैसे दे
पाए, और अगर इमरजेंसी में कोई भी कैश नीड पड़ जाती है तो उस कंपनी को किसी बाहरले बंदे से मांगने ना पड़े, यानी वो इमरजेंसी में नीड पूरी हो सके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, जब आप कैश मैनेज कर रहे हो ना, अकेला ये नहीं होता कि आप आउटफ्लोज को मैनेज कर रहे हो, यहाँ पे इनफ्लोस भी आते हैं। मतलब कैश मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें आएंगी, जहाँ जहाँ से आपको पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पे आप उस पैसे को खर्च रहे हो, आपको A to Z दोनों चीज़ों को ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपने कैश फ्लोज जो फोरकास्ट कर रहे हो उनकी मैनेजमेंट अच्छे से करो, यानी आपके कन्वर्जन साइकिल देखो, अगर पैसा आया तो डैम श्योर वो किसी भी या किसी फॉर्म में पे भी किया जाएगा, यानी ये तो एक साइकिल है, पैसा आता जाएगा पैसा जाता जाएगा, यानी ये साइकिल को आपको अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। एक ना इसमें आता है मिलर ORR मॉडल, बहुत बार पेपर में पूछा गया। जो मिलर ORR मॉडल है ना, ये एक कैश मैनेजमेंट मॉडल है जिसे यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि आपका ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए कैश बैलेंस का, मतलब एक कंपनी के अंदर। मतलब हम देखो, कहना तो बहुत ईजी है कि कंपनी को एक एडिक्वेट कैश इन हैंड रखना पड़ेगा, बट वो लेवल कितना होगा, यानी वो लेवल ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, मतलब वो ऑप्टिमम लेवल कितना जो कैश बैलेंस का कंपनी को चाहिए वो कितना होगा, ये हमें मिलर ORR मॉडल बताता है। यानी ये हेल्प करता है कि हम जितनी भी कॉस्ट हमारी एसोसिएटेड है, अगर हम एक्सेस पैसा अपने पास रखते हैं, देखो ऑप्टिमम ज़्यादा पैसा संभालना भी आपको कीमत डालेगा, अगर आपके पास कम पैसा होगा तब भी आपको किसी न किसी वे में कीमत पड़ेगी। सो जो ऑप्टिमम लेवल है, मतलब अगर आपको मैं सिंपल बनाऊं, देखो कैश बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा कैश है तब भी आपको उसको संभालने की कीमत देनी पड़ेगी, अगर आपके पास शॉर्टेज है कैश की तब भी आपको किसी ना किसी वे में कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब मिलर ORR मॉडल का काम ये है, ये आपको ऑप्टिमम लेवल बताता है जितना आपको कैश बैलेंस होना चाहिए, और ये ट्राई करता है कि अगर आपका कैश कम है या ज़्यादा है और उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ रही है उसको मिनिमाइज किया जा सके। यानी ये जो मॉडल है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो कैश फ्लोज की वोलेटिलिटी है उसको कंसीडर करता है, यानी डिटरमाइन करने के लिए कि आपका टारगेट कैश बैलेंस होना कितना चाहिए, यानी आपकी अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स बताता है कैश मैनेजमेंट की। सिंपल वे में बताऊं, देखो ट्रांजैक्शंस करने में कीमत बढ़ती है, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। देखो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर से मैंने आपको बताया, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। और जो कैश फ्लोस हैं वो वोलेटाइल होते हैं, देखो कई बार कैश फ्लोस ज़्यादा होंगे कई बार कम होंगे, कैश फ्लो स्टेबल तो हो नहीं सकते। सो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के ना आपका मिलर ORR मॉडल बीइंग अ कैश मैनेजमेंट मॉडल, ये आपको एक टारगेट कैश बैलेंस बता देगा कि इतना ऑप्टिमम लेवल है, आपको इतना कैश बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए। इवन जब आप कैश को मैनेज करोगे, यानी मैनेजमेंट के लिए आपको हायर और लोअर लिमिट्स चाहिए, वो भी ये आपको डिटरमाइन करके बता देगा, ठीक है। ये था पूरा कैश मैनेजमेंट का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन एम क्या है कि वो बैलेंस स्ट्राइक किया जा सके कि आपने सफिशिएंट इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करना है ताकि आप कस्टमर की डिमांड को भी फुलफिल कर पाओ और अपनी जो आपकी एक्सेस इन्वेंट्री है उसको भी मिनिमाइज कर पाओ। यानी सिंपल चीज़ है, देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फंडा यही कहता है आप उतनी ही इन्वेंट्री रखो जितनी आपकी नेसेसरी है आपके कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अगर आप कम इन्वेंट्री होगी तो आपके कस्टमर लॉस्ट हो सकते हैं, अगर ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो आपको कीमत पड़ेगी, आपको वेयर हाउस कॉस्ट पड़ेगी, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी, आपको कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। सो ये चीज़ें हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से सिखाती है। सो इसमें आप मॉनिटर करते हो इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रही है, आप जस्ट इन टाइम सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स इंप्लाई करते हो, EOQ हो गया, ABC एनालिसिस हो गया, FSND एनालिसिस हो गया, वेद एनालिसिस हो गया, इन सभी को हम करेंगे अभी डिटेल में। ये सारी टेक्निक्स को यूज करके हम अपने इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री को होल्ड करने की कीमत हमें पड़ रही है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जो मेथड्स आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, उनमें सबसे पहला मेथड आता है JIT सिस्टम, जिसे जस्ट इन टाइम सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे पहले एक लाइन सुनो, इन्वेंट्री अराइव्स एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर दे आर पुट टू यूज। कहने का क्या मतलब है, जस्ट इन टाइम सिस्टम, इसका नाम ही बताता है, ये सीधा सीधा सिस्टम ये कहता है कि इन्वेंट्री, देखो जब आपको मैन्युफैक्चरिंग में मतलब आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है, जस्ट उसके पहले ही इन्वेंट्री कुछ टाइम पहले ही आपके पास आएगी।
मतलब ये सिस्टम का ये कहता है कि देखो जब आपको इन्वेंट्री की नीड है उसी टाइम इन्वेंट्री को बुलाओ, उसको वैसे होल्ड ऑन रख के, मतलब अगर आप महीनों महीनों तक स्टॉक अपने पास रखते हो उसका कोई फायदा नहीं है, उसने आपको कुछ दे नहीं देना, मतलब वो तो जस्ट आपको कॉस्ट ही बेयर करनी पड़ेगी इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए। सो सिस्टम सिंपल ये कहता है कि तभी इन्वेंट्री लेके आओ जब आपका टाइम आ गया उसको यूज करके फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो जो ये जस्ट इन टाइम सिस्टम है, ये बीइंग एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच, यहाँ पे जो मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको तभी रिसीव किया जाता है जब हमने प्रोड्यूस करना क्वांटिटीज दैट क्लोजली मैच द एक्चुअल डिमांड। मतलब कहने का क्या हुआ, जब आपको पता चल गया कि भाई ये कस्टमर आपका डिमांड कर रहा है, ठीक है, इतनी डिमांड बन रही है, आपने उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग इतने गुड्स बनाने हैं, तब उन गुड्स उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप इन्वेंट्री को ऑर्डर करोगे और इन्वेंट्री आपके पास रिसीव हो जाएगी। मतलब आपको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को कॉस्ट होल्ड करने की कोई कीमत बेयर करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो एनालिसिस आते हैं वो आते हैं ईबीसी एनालिसिस। ये वो आइटम्स हैं इन्वेंट्री की जिनको क्लासिफाई किया जाता है उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी मतलब वैल्यू ऑफ यूसेज, यानी हम उनको जितना यूज करेंगे जो उसकी वैल्यू है, मतलब कितनी वैल्यू निकल रही है यूसेज की, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को क्लासिफाई कर देते हैं। आगे आता है मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। मतलब ए कैटेगरी में वो आइटम्स आएंगी जिनकी यूसेज बहुत ज़्यादा है, अगर हम उनको नहीं हमारे पास उनकी इन्वेंट्री होती तो अगर मान लो उनकी इन्वेंट्री खत्म होगी तो हमारा बिजनेस ही रुक जाएगा। बी कैटेगरी वाली मीडियम यूसेज की होती है। सी कैटेगरी वाली वो आइटम्स है जिनके अगर इन्वेंट्री कुछ टाइम के लिए स्टॉक आउट भी हो जाए ना तब भी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है FS&D एनालिसिस। इसमें हम आइटम्स को डिवाइड कर देते हैं कैटेगरीज में डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ द यूसेज रेट। मतलब फास्ट मूविंग पहले ही आएंगी और जो स्लो मूविंग है वो लास्ट में आएंगी, ठीक है, समझ गए। लास्ट आता है वेद एनालिसिस। इसमें आइटम्स को डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज में डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्रिटिकल यूज के कारण, ठीक है, यानी जो वाइटल है वो सबसे पहले ही उसकी इन्वेंट्री होगी, जिनके बिना काम कुछ टाइम के लिए बिजनेस चल सकता है उनकी सबसे कम इन्वेंट्री रखी जाएगी, ठीक है। बाकी अब हम इनको डिटेल में करेंगे और वैसे ये पेपर में ऐसे ये मतलब आपको इतने भी सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, सो इसलिए मैं आपको पेपर की टाइप से ही करवा रहा हूं। नेक्स्ट आता है रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। देखो रीऑर्डर लेवल ना एक टेक्निक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो ये रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ये डिटरमाइन करता है कि इन्वेंट्री का लेवल क्या चाहिए। अब जो इन्वेंट्री लेवल्स है ना ये अलग अलग होते हैं, आपको क्या लेवल पे मतलब दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं, यानी अब इसका ही टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। इसमें मैक्सिमम लेवल क्या मेंटेन करना है, मतलब अगर आप अकेले इन्वेंट्री लेवल्स की बात करो ना उसमें बहुत लेवल्स होते हैं। मैक्सिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, एवरेज स्टॉक होता है, डेंजर लेवल होता है, सेफ्टी स्टॉक होता है, ईओक्यू होता है और रीऑर्डर लेवल। यानी खास करके हमारा क्वेश्चन रीऑर्डर लेवल से आता है। तो जो रीऑर्डर लेवल है ना ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये ना लेवल आपको बताता है कि इन्वेंट्री पे जब इन्वेंट्री उस लेवल पे पहुंच गई तो हम दोबारा से सप्लायर्स को न्यू ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट मेजर जो एस्पेक्ट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वो आता है अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। हमने पहले कैश मैनेजमेंट किया, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया, अब हम करें अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखो जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जिनको आपने उधार चीजें दे दिया, आप मतलब खास करके आपके कस्टमर्स ही होंगे, अब आपने उनसे पैसा लेना है तो आपको अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आपको आपकी क्रेडिट पॉलिसी को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आपकी जो क्रेडिट टर्म्स पे आप चीज़ों को लेंड आउट कर रहे हो वो टर्म्स बहुत अच्छे से आपको सेट करनी पड़ेंगी। कस्टमर्स किस किस टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। आपका जो कलेक्शन पीरियड है ना वो लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटेनेबल, मतलब ऑन एन एवरेज जो आपको भी सूट करे कस्टमर को भी सूट करे, ये दोनों चीज़ों के ध्यान में रख के आपको कलेक्शन पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। ट्राई करो जितना कलेक्शन पीरियड छोटा होगा उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट होगा। यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एम यही है कि आप कैश फ्लो को इंप्रूव करो बाय रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स टू कन्वर्ट सेल्स इनटू कैश। यानी जितनी जल्दी आपकी सेल्स कैश में कन्वर्ट होंगी, यानी आपके अकाउंट रिसीवेबल्स आपको पैसा देंगे। इन शॉर्ट जब वो जो टाइम पीरियड है ना वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट होती है सेम तरीके से अकाउंट पेबल्स की भी मैनेजमेंट होती है। अगर कंपनी ने कहीं कस्टमर्स को उधार दिया है, क्रेडिट पे चीजें दी है, तो सेम तरीके ने कंपनी ने भी कहीं पीछे से सप्लायर से
क्रेडिट से चीज़ें उठाई हैं। सो अकाउंट्स पेबल की मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्या करते हो, जो आपकी पेमेंट टर्म्स हैं सप्लायर्स के साथ कंपनी की, उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। मतलब ना तो सप्लायर आपको अगली बार देने से मना करे, मतलब आपने उसको भी सेटिस्फाई करना है कि आप पे भी किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको हर हालत में अपने सप्लायर के एक साथ गुड रिलेशनशिप्स बना के रखनी है। यानी कहीं ना कहीं अकाउंट पेबल्स मैनेजमेंट का मेन लक्ष्य यही है कि आप अपना जो क्रेडिट पीरियड आपको मिल रहा है उसको मैक्सिमाइज करो। देखो ये यहाँ पे एक डिफरेंस बनता है, अकाउंट रिसीवेबल के कलेक्शन पीरियड को मिनिमाइज किया जाता है, अकाउंट पेबल के क्रेडिट पीरियड को मैक्सिमाइज किया जाता है, क्योंकि ये आपकी फेवर की चीज है, वो भी आपके फेवर के अकॉर्डिंग आपको जल्दी पैसा चाहिए। ठीक है, सो आप एडवांटेज ले सको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की। जितना लंबा, मान लो सपोज करो अगर आपको 6 महीने का क्रेडिट पीरियड मिल गया और बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ बिजनेस, आपको पता नहीं आपके पास कभी भी पैसा आ सकता है। मान लो अगर आपके पास 2 महीने में ही पैसा आ गया, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप 6 महीने के बजाय 2 महीने में पेमेंट मिल रहा है, तो आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट मांग सकते हो। यानी ये भी कंपनी को बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं कंपनी अपना कैश कन्वर्जन साइकिल को रिड्यूस करना चाहती है। ओके, अब नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। अब जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है ना, इनको बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू ही पूरा किया जा सकता है। अब वर्किंग कैपिटल आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करने चाहिए। सो कहीं ना कहीं जो इसकी नीड, फाइनेंसिंग नीड्स है ना, उनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही पूरा करते हैं। जैसे बैंक लोन्स हो गए, लाइन्स ऑफ क्रेडिट हो गई, ट्रेड क्रेडिट हमने सप्लायर से ले लिया। ठीक है, अब केयरफुल इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, यहाँ मतलब आपको जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं कह सकते, यानी जब आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, अगर आप अपना शॉर्ट टर्म सोर्स चूज कर रहे हो, आपको बहुत केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद एक एप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको आपकी शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में हेल्प करेगा और आप अपने कॉस्ट और रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, अब आगे आता है नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है। देखो, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल कर लिया, अब आता है नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। जो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है, ये तब होती है जब कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए शॉर्ट टर्म एसेट से। मतलब करंट लायबिलिटीज, कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज यानी उसकी जो 12 महीने के अंदर देनदारियां वो ज्यादा हो चुकी है बदले के उनके करंट एसेट से। ठीक है, यानी ये चीज ये बताते हैं कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, जो लायबिलिटीज, जो पेमेंट्स दी नहीं है, उनको ज्यादा यूज किया गया फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। यहाँ पे ये चीज को याद रखना, ये बहुत पेपर में पूछा गया। मतलब जो सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है या जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल को लीड करता है, वो यही चीज है कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं यानी जो लाइबिलिटीज हैं, उनको ज्यादा यूज किया गया फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने में, जो कि लॉन्ग टर्म के होते हैं। देखो, फिक्स्ड एसेट्स तो 12 महीने से भी कई गुना ज्यादा टाइम लेंगे आपको पैसा बना के देने में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को उनको फाइनेंस करने में यूज कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को तो आपने 12 महीने के अंदर पेमेंट देनी है, तो आप दे कैसे पाओगे। यानी यही चीज आपकी नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल को लीड करती है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं रूल्स दैट स्टैंड्स ट्रू व्हाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। देखो, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें एक शेड्यूल आता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। यानी अब वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को मद्देनजर रख के बढ़ रही है या कम हो रही है, एक शेड्यूल में शो किया जाता है। सो ये चीज का उन्होंने पेपर में क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दी थी, वो तैयार कह रहे थे इन ऑप्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल में। ये एक फॉर्म आई थी। दूसरी फॉर्म उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, वो कह रहे थे बताओ कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। सो देखो, अगर आप करंट एसेट्स को इंक्रीज करते हो तो उसका डैम श्योर वर्किंग कैपिटल उससे इंक्रीज होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जो करंट एसेट वो ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 12 महीने के अंदर अंदर। इसमें कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स जिन्हें कह देते हैं, इन्वेंट्री होगी। सो जब ये चीजें इंक्रीज होती हैं तो ये वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज ही करती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये थी कि अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि जो करंट लायबिलिटीज ये आपकी वो देनदारियां जिनको आपने एक साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट देके सेटल करना है।
इसमें जैसे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल कह लो जिसको, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये वगैरह वगैरह ये चीज़ें आती है। तो जब ये आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो इससे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। ठीक है, समझ गए? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे आती है अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच भी एक बड़ा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये अप्रोच है, ये एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अप्रोच है। यहाँ पे जो फर्म है ना वो फाइनेंस करती है अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू। देखो वर्किंग कैपिटल भी टेम्परेरी और परमानेंट होती है, और जो वर्किंग कैपिटल परमानेंट होती है, कंपनी अगर अग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर रही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो वो जो उनकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड्स है ना, जो उनको लंबे समय के लिए या कह लो कि लाइफ टाइम के लिए ये वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो उनको अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से फाइनेंस कर लेती है, यानी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा उठा के उनको पूरा किया जाता है। यानी इस अप्रोच में शॉर्ट टर्म फंड्स को, जैसे आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ट्रेड क्रेडिट, उधार लेना किसी से, इनको यूज किया जाता है आपके जो फर्म के लॉन्ग टर्म या परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए। मतलब सारा का सारा नहीं हम यूज करते, जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है यानी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स है, उनका कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से फाइनेंस किया जाता है। सो जो अग्रेसिव अप्रोच है उसका मेन मुद्दा है ही ये कि आप मिनिमाइज कर पाओ अपना अमाउंट जो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से यूज कर रहे हो वर्किंग कैपिटल के लिए। मतलब एम्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। यानी अगर आप वर्किंग कैपिटल ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहे हो, उसको रिड्यूस करना इसका लक्ष्य है। ये चीज आपको हेल्प करेगी। एक तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे, और जितनी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होगी उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। वो क्या कहते हैं, एग्रेसिव अप्रोच सिंपल ये कहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे रिलाई करते हो तो फर्म एडवांटेज ले सकती है लोअर इंटरेस्ट रेट्स की, और उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को अच्छे से मैनेज कर पाए। ठीक है, समझ के। अब आगे आता है कुछ फैक्टर्स जो पेपर में बहुत बार रैपिडली पूछे गए हैं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक फर्म की डिटरमाइन करते हैं। देखो बिजनेस की नेचर, यानी बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, लार्ज बिजनेस है ज़्यादा पैसा चाहिए, स्मॉल बिजनेस है कम पैसा चाहिए, ये चीज़ वर्किंग कैपिटल नीड्स को डिटरमाइन करती है। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। अगर कैपिटल इंटेंसिव होगी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर लेबर है तो कम चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है अगेन ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर ट्रेडिंग है पीछे से चीज़ें आके जस्ट रीसेल करनी तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी, कंपनी को चीज़ें उधार पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये भी वर्किंग कैपिटल नीड्स को डिटरमाइन करता है। मार्केट और डिमांड कंडीशन, कंपनी की डिमांड कितनी है प्रोडक्ट्स की, मतलब वो कितनी जल्दी अकाउंट रिसीवेबल में चेंज हो रही है, मार्केट के डायनामिक्स क्या, चीज़ें बिक रही हैं कंपनी की या नहीं बिक रही, ये भी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं। अब आगे आता है एक सुनो, ट्रेड ऑफ प्लान in general is considered an appropriate financing strategy for working capital। देखो अगर आप वर्किंग कैपिटल आप उसको मैनेज कर रहे हो, अगर आपको एप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी चाहिए उसके लिए कि आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कैसे करना है कि जो आपको हर एक साइड से बेनिफिट ही दे, तो ट्रेड ऑफ प्लान उसकी एक अच्छी एग्जांपल है। यानी जो ट्रेड ऑफ प्लान है ना, इसे वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी एज माना गया है फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए जो बेस्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है उसे ट्रेड ऑफ प्लान को ही माना गया। यानी इसमें आप क्या करते हो, इसमें बैलेंस स्ट्राइक किया जाता है बिटवीन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट लिक्विडिटी। मतलब एक तरफ आपको जो पैसा उठा रहे हो, जो फाइनेंसिंग कर रहे हो, जो उसकी कीमत पड़ रही है। दूसरी बात देखो, अगर आपकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इनएडिक्वेट लिक्विडिटी, तभी तो वर्किंग कैपिटल उठा रहे हो। अगर आपके पास लिक्विडिटी अच्छी होती तो आपको वर्किंग कैपिटल नीड्स यानी आपकी मतलब आपकी ऑलरेडी फुलफिल्ड होने से आपको बाहर से पैसा उठाना ही नहीं पड़ना था। यानी अब जो आपकी इनएडिक्वेट लिक्विडिटी है, जो उसके साथ रिस्क जुड़ा है, उसमें और फाइनेंसिंग की कॉस्ट में बैलेंस स्ट्राइक किया जाता है ट्रेड ऑफ प्लान के थ्रू। मतलब ये प्रो सिंपल ये कंसीडर करती है, मतलब दोनों चीजें कंसीडर करती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी और जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है होल्डिंग एक्सेस वर्किंग कैपिटल। मतलब आपको फंड्स उठाने की जो कीमत पड़ रही है वो चीज
कंसीडर की जाएगी। दूसरा, अगर आप एक्सेस वर्किंग कैपिटल अपने पास रखते हो, अगर आपका जरूरत से ज्यादा आपके पास वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में पैसा है, तो उसकी आपको एक कीमत बियर करनी पड़ती, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ी। इन दोनों को कंसीडर किया जाता है इस अप्रोच में, ठीक है। यानी कि बाय finding the optimal trade-off, a company can ensure it has sufficient liquidity while minimizing financing cost। यानी अगर कंपनी ने ट्रेड ऑफ प्लान बना लिया, यानी कि ट्रेड ऑफ प्लान आपको ऑप्टिमम ट्रेड ऑफ लेवल फाइंड करने में हेल्प करेगा। यानी ये वो लेवल होगा जहां पे एक तरफ कंपनी अपनी सफिशिएंट लिक्विडिटी को इंश्योर कर पाएगी और दूसरे साथ के साथ जो उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज कर पाएगी, ठीक है। समझ गए, यहां पे हमारा वर्किंग कैपिटल का एंटायर टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं अपने डिविडेंड डिसीजंस में, उसमें हम थ्योरीज और पॉलिसीज करेंगे। देखो, जो डिविडेंड डिसीजन है ना, बेसिकली ये कंपनी की चॉइस होती है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब अब देखो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया, उनको अपने पैसे के बदले में चाहिए रिटर्न मिलेगी इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब जो ये डिविडेंड डिसीजंस होते हैं, ये वो फैसले हैं कि यानी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए या और कोई पॉलिसी फॉलो करनी, ये सारी चीजें, मतलब डिविडेंड की टाइमिंग क्या होगी, अमाउंट कितना देना है, कौन सी इंटरवल पे देना, सब कुछ डिविडेंड डिसीजंस के अंदर ही आता है। यानी इसमें डिविडेंड्स का अमाउंट जो पे करना वो डिटरमाइन किया जाता है, टाइमिंग क्या होगी डिविडेंड पेमेंट की, और डिविडेंड को अगर नहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो जो अर्निंग्स को आप रिटेन कर रहे हो अपने पास उसको रीइन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये चीज। सो इसमें अलग अलग थ्योरीज और पॉलिसीज जो डिविडेंड डिसीजन मेकिंग में गाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आती है वो आती है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। अब जो ये डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी है, इसे मोदी गिलानी एंड मिलर ने प्रपोज किया था, जो ये सजेस्ट करती है कि जो डिविडेंड पॉलिसी होती है ना कंपनी की, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता फर्म की वैल्यू पे। यानी अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो जो ये थ्योरी है उसका सिंपल ये कहना है कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो इंडिफरेंट है, उन्हें डिविडेंड मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है डिविडेंड को रिसीव करना और कैपिटल गेन्स होने। कैपिटल गेन मतलब जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं, मान लो 100 वाला शेयर 200 में चला गया या 500 का हो गया। यानी इन्वेस्टर्स इन दोनों चीजों को लेके इनडिफरेंट है, सिंस दे कैन क्रिएट देयर डिजायर्ड कैश फ्लोस थ्रू सेलिंग शेयर्स और इन्वेस्टिंग डिविडेंड। मतलब बड़ा सिंपल फंडा है। यानी डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इंपैक्ट पड़ता ही नहीं वैल्यू ऑफ फर्म के, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होने हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको डिविडेंड मिले या ना मिले, उनके कैपिटल गेन्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी अगर कैपिटल गेन ही हो रहे तो मतलब इन शॉर्ट मान लो डिविडेंड ले लो और कैपिटल गेन ले लो, इन दोनों की तरफ वो इनडिफरेंट है, उनके लिए दोनों चीजें ही बराबर है। यानी क्योंकि वो अपने डिजायर्ड कैश फ्लोस ऑलरेडी क्रिएट कर पा रही हैं। वो अब उनके डिजायर्ड कैश फ्लोस क्रिएट कैसे होंगे, या तो वो अपने शेयर्स को सेल कर देंगे, शेयर्स को सेल करके पैसा आ जाएगा, या वो अपने अगर उनको आप डिविडेंड दे भी दो तो वो उसको रीइन्वेस्ट ही करेंगे आपके शेयर्स में, ठीक है। सो ये थ्योरी का सिंपल यही कहना है कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो इररिलेवेंट है, यानी उसका कोई लेना देना नहीं कंपनी की वैल्यू के साथ, और जो कंपनी की वैल्यू है ना वो डिटरमाइन होती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से, ना कि डिविडेंड पॉलिसी से। सो समझिए। अब एक क्वेश्चन था, अब जो ये मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है ना, मतलब मोदी गिलानी जो मिलर इसे एमएम हाइपोथेसिस के नाम से भी जानता है, उन्होंने क्या कहा था, इसमें ना कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, उनको अब हम करने जा रहे हैं। जो आपकी मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्रिटिकल एग्जम्पशंस। इसमें से सबसे पहले आती इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइसेस एंड डिविडेंड विद सर्टेनिटी। यानी ये एग्जम्पशन ये कहते हैं कि जो आपके इन्वेस्टर्स है कंपनी के, उनके पास बहुत अच्छी काबिलियत है, वो जो फ्यूचर के प्राइजेस होने वाले हैं ना शेयर्स के, यानी जो फ्यूचर में शेयर प्राइजेस में चेंजेस आने वाले वो उनको अच्छे से फोरकास्ट कर सकते हैं, और उनको सर्टेनिटी से पता कि कंपनी डिविडेंड अगर देगी तो इतना देगी। यानी जो ये एग्जम्पशन है ये सिंपली ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनके पास पूरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के क्या होने वाले उसके रिगार्डिंग, और वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो फ्यूचर प्राइसेस शेयर्स के होने वाले हैं कंपनी के, और जो कंपनी डिविडेंड्स दे सकती है।
सेकेंड मेजर अजम्पशन ये है कि द फर्म हैज गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट डस नॉट चेंज, यानी जो फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती। ये अजम्पशन सिंपल इतना कहते हैं कि जो फर्म है ना, जो उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो एक बार फर्म ने लिए हुए हैं वो एज इट इज कंटिन्यूड बेसिस पे कंसिस्टेंट वे में चलते रहेंगे। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इसकी मेजर अजम्पशन है, यहाँ पे कोई टैक्सेस है ही नहीं, मतलब ये अजम्पशन डिसरिगार्ड करती है कि टैक्सेस का इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में और ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म पे। मतलब कहना है ये चाहते हैं कि टैक्सेस, देयर आर नो टैक्सेस, टैक्सेस का कोई इंपैक्ट ना तो डिविडेंड डिसीजन पे पड़ेगा ना कंपनी की वैल्यूएशन पे पड़ेगा। लास्ट मेजर अजम्पशन आती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स इन विच ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल, यानी ये जो मार्केट्स है ना, खास करके जो कैपिटल मार्केट वो परफेक्ट है, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो रेशनल है, उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो परफेक्टली हर चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। यानी जो ये अजम्पशन है ये अज्यूम करते हैं कि कैपिटल मार्केट्स एक तो एफिशिएंट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ना तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बोरिंग और लेंडिंग पे, और इवन सारे के सारे इन्वेस्टर रेशनली बिहेव करे हैं। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन पता है कैसे आया था? उन्होंने 7-8 ऑप्शंस दी थी आपको, वो चूज करके बता रहे थे आपको, गिवन ऑप्शन में से आप चूज करके बताओ कि इनमें से क्रिटिकल अजम्पशंस कौन सी है जो मोदिगिलानी मिलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे, यानी जिसके बेसिस पे मोदिगिलानी मिलर हाइपोथेसिस बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने एक और चीज, अब कुछ और अजम्पशंस है जिनमें से ऑलरेडी आधी तो मैंने आपको करा दिया, बाकी 1-2 दे बचे हैं वो देख लेते हैं। अब इसकी यही क्वेश्चन की ना फॉर्म चेंज हो गई है। फॉर्म में देखो उन्होंने क्या लिखा था, The Modigliani-Miller hypothesis, which states the irrelevance of capital structure regarding the weighted average cost of capital remaining constant, is based on the following assumption। बिल्कुल उन्होंने लाइन चेंज कर दी। एक ना सच मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से कंप्लीट सेशंस देख रहे हो, कल मुझे एक यूट्यूब पे कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का, वो ये कह रहे थे कि जो पेड क्लासेस होती है ना उनके बच्चों का क्लियर होता है एग्जाम। देखो मैंने वहाँ पे रिप्लाई भी किया था, देखो ये आपका वहम है। अगर ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है तो ये बात नहीं होती कि आपको इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट करवाई नहीं जाएंगी। अगर आप ये देखो अगर अब यही एक एग्जांपल उठाओ, अगर मैंने आपको फ्री का अगर मान लो आपको अगर फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं तो ये चीज़ नहीं होती कि ये आपके लिए आपको कोई काम नहीं देंगी। देखो मेरा टाइम ज़्यादा क्रूशियल है, मैं अपना टाइम निकाल के आपको करवा रहा हूँ, ये तो आप समझ रहे हो ना। और आप एक चीज़ देखो, अब ये सेम क्वेश्चन है ना ऑलरेडी, ठीक है, बिल्कुल सेम है, मैं इसको एक बार ही समझा के ख़त्म कर सकता था। नॉर्मली सारे लोग यही करते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन को उसके दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट किए हैं। देखो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आपको फ्री क्लासेस देके आपका ध्यान डाइवर्ट करना, मुद्दा ये है कि आपका पेपर क्रैक होना चाहिए। जो ये पीडीएफ्स बनी है ना, कल मैंने वहां पे भी रिप्लाई दिया था, आप पिछले 10 सालों के उठा लो, चलो आपके अगर आप इससे भी देखो, अगर तो आप काबिल हो, चाहे जब से 2016 ऑनवर्ड्स आप उठा लो, ठीक है, 4 और 3 7 साल यही है, और 3 साल और उससे पीछे चल जाओ, 2016 तक ऑनवर्ड 3 पेपर होते थे, उसके बाद पेपर 2 होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, उससे भी पहले आप चले जाओ, आपको मेरी पीडीएफ चेक करो, एक तरफ क्वेश्चन पेपर्स रख लो, एक तरफ पीडीएफ रख लो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें जो नया टॉपिक है जो आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से 101% से बहुत ऑथेंटिक कंटेंट बनाया है। बाकी रेस्ट आपकी देखो, कहीं ना आपका माइंड का लेवल क्या है, आप सेशंस कितनी अच्छे से वॉच कर रहे हो, आपकी ग्रैबिंग पावर क्या है, आपकी सेल्फ स्टडी कितनी, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर की क्लियरेंस से। सो आप एक बार एक चीज़ मान के चलो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो पढ़ाई चारों साइड से पूरी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि भाई हमने केवल बस इतना कर लिया या हमने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए क्लियर हो गया, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, सो चलो, मतलब ये मुझे याद आ गया था, मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर टॉपिक इसमें करवाया जा रहा है, बस आपको फर्क इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक खासियत पता है क्या है यहाँ पे, मतलब मैंने ना कई चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, फ्री के नाम पे हर चीज बेकार नहीं होती। कई बार
फ्री की चीज आपको ज्यादा बेनिफिट्स दे जाती है एज पेड में। ये ना अगर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता ना चाहिए, ये ना साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का काम है, यानी साइकी बनी हुई आपने, भाई उसने पेड कर दिया, वो इतने पैसे ले रहा है, वो अच्छा है, ये चीज नहीं होती। देखो अगर आपकी हेल्प के लिए चैनल चला है तो आपकी हेल्प के लिए ही चला है, करेगा ये हेल्प, ये नहीं है कि आपकी ये हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, अपने टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था, द मोदिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स द इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी जो ये मोदिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस ये कहता था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब वो इररिलेवेंट है रिगार्डिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इतना फर्क नहीं पड़ता, इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही रहता है। ये चीज भी कुछ assumptions पे बेस्ड है। देखो फर्स्ट assumption सेम वही है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स है, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका। टैक्सेस एमएम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करते, ऑलरेडी मैं करा चुका। अब नेक्स्ट आते हैं, ये न्यू assumption है जो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है, वो है फुल डिविडेंड पे आउट, यानी जो एमएम हाइपोथेसिस है वो ये अज्यूम करते हैं कि जो फर्म है वो सारी की सारी अपनी अर्निंग्स जो उन्होंने शेयर अपना पैसा कमाया वो सारा का सारा इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी उनके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ बचती ही नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस हाइपोथेसिस की बेसिस में। नेक्स्ट है सेम एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्म्स ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो आपका एमएम हाइपोथेसिस है वो अज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनकी सेम एक्सपेक्टेशंस रहेंगी फर्म्स की अर्निंग्स को लेके, यानी फर्म के ईबीआईटी को लेके जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो कंसिस्टेंट वे में सेम ही चलती रहेंगी, यानी वो सेम तरीके से ही उसको यूज करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म को डिसाइड करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगेन देखो, अब तीसरी वे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अब उन्होंने पूछा था कि जो आपका बेसिक प्रीमाइस है एमएम मोदिग्लानी मिलर अप्रोच का, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते, अभी मैंने ये आपको करवाया, तीसरा नाम आ गया उसका, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड ऑन करने में, उसको कांस्टेंट माना गया। ये चीज हम कर चुके हैं। अब यही चीज को एक और घुमा के तरीके से पूछा गया है कि जो बेसिक प्रीमाइस है ना एमएम अप्रोच का, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ assumptions है। अब वो assumptions बिल्कुल सेम है, आप चेक कर सकते हो। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स है, मैंने करवा दिया। इन्वेस्टर रेशनल है, उसके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। सो आप इनको एक बार रीड कर लेना, देखो यहीं से चीजें क्लियर होती हैं, डाउट मत रखो। बिल्कुल 100% आप, अगर मैं आपका 100% देख के आपके लिए फ्री क्लासेस सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, आप अपना भी 100% क्लियर, अपना पूरा 100% दो, आपका नेट क्रैक होगा। ये जरूरी नहीं होता कि पैसे देके ही चीजें कमाई जाती हैं, मतलब चीजें आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ तब भी हासिल होगा। ये तो चलो ठीक है, चल जैसे ये तो एक फ्लो है, जो इस फ्लो में जाना चाहते जाने दो, जो नहीं जाना चाहते। अब मैं अगर आपको हेल्प कर रहा हूं तो देखो मैंने अपनी तरफ से आपको हर तरीके से टॉपिक को प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये बिल्कुल सेम चीज है। अब हमने डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी कर ली, अब हमारी आती है डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी, ठीक है। अब जो ये डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी है ना, ये आर्ग्यू करती है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ना, उसका फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, शेयर होल्डर की वेल्थ पे बकायदा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अगर देखो वैल्यू को फर्म में, जो हमारी फर्म की वैल्यूएशन है, अगर डिविडेंड का इम्पैक्ट उस पर पड़ गया तो मतलब डैम श्योर है शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसमें ना उन्होंने दो प्रोमिनेंट थ्योरीज दी थी, मतलब डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी के अंदर आगे दो प्रोमिनेंट डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज आती हैं। एक तो है डिविडेंड सिग्नलिंग थ्योरी, दूसरी है बर्ड इन हैंड थ्योरी। सो जो सबसे पहले आती है डिविडेंड सिग्नलिंग थ्योरी, जो ये थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो मैनेजमेंट के डिविडेंड डिसीजन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट को इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। एंड जो अब ये इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होगी, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से। मतलब नाम ही बताता है डिविडेंड सिग्नल, मतलब आप मार्केट को सिग्नल दे रहे हो। सिग्नल मतलब आप उनको कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे हो इंफॉर्मेशन, जिससे पता चल जाएगा कि कंपनी की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं। सो अगर आप डिविडेंड्स को इंक्रीज कर रहे हो तो ये ना एक ऐसा पॉजिटिव सिग्नल काम करता है कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ही रहेगी, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, पॉजिटिव साइड
साइड पे ही चल रही है, यानी कहीं ना कहीं इस चीज से स्टॉक का प्राइस कंपनी का यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी। और कन्वर्सली अगर डिविडेंड को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है या रिड्यूस किया जाता है तो ये नेगेटिव सिग्नल होता है इन्वेस्टर्स को कि भाई कंपनी की पोजीशन अब डाउन जा रही है, यानी अब उसका स्टॉक प्राइस रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, सेकंड मेजर थ्योरी आती है बर्ड इन हैंड थ्योरी। अब जो ये बर्ड इन हैंड थ्योरी है ये कहती है कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनके वो करंट डिविडेंड्स को प्रेफर करते हैं ओवर अनसर्टेन फ्यूचर कैपिटल गेन्स। यानी देखो बर्ड इन हैंड थ्योरी मतलब बर्ड, जो चीज आपके हाथ में है उसकी वैल्यू है, फ्यूचर का तो पता ही नहीं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, यही इस थ्योरी का कहना है। यानी इन्वेस्टर्स ये कहते हैं जो डिविडेंड उनको अभी मिल गया वो बेनिफिशियल है, पता नहीं फ्यूचर अनसर्टेन है कि कैपिटल गेन होने हैं या नहीं होने, स्टॉक प्राइस बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सो इन्वेस्टर वैल्यू देते हैं करंट कैश फ्लो को और डिविडेंड को, क्योंकि वो सर्टेन है, वो उनको पता है अभी उनके हाथ में चीज आने वाली है। अब वो जो फ्यूचर में कैपिटल गेन होना है या नहीं होना वो तो चीज अनसर्टेन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हायर डिविडेंड पे आउट्स होते हैं, मतलब अगर कंपनी अभी प्रेजेंट में हायर डिविडेंड पे कर रही है तो यानी ये चीज इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक वैल्यू इंक्रीज होगी और इन्वेस्टर की जो डिमांड है हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन्स पे वो लीड करेगी ही करेगी। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आती है रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। सो जो रेसिडेंट थ्योरी है ना ऑफ डिविडेंड, इसको करते हैं यानी ये थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो फर्म है ना उसे फॉलो करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाय एक्सेप्टिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स एंड पेइंग आउट डिविडेंड इफ एंड ओनली इफ फंड्स आर अवेलेबल आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल है ये थ्योरी का, सिंपल ये कहना है कि फर्म क्या है ना जो यानी जो कंपनी है उसे सबसे पहले ना सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स उसके पास अवेलेबल है जिनकी पॉजिटिव एनपीवी है उसे कंसीडर करना चाहिए और कंपनी को ना पहले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी वो पहले इन्वेस्टमेंट्स करेगा अपने। अगर इन्वेस्टमेंट्स के बाद कुछ पैसा बचता है तो फिर उसको एज अ डिविडेंड पे आउट किया जा सकता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कंपनी को और जो डिविडेंड पे आउट पेमेंट्स है उनको बाद में देखा जाएगा। जो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो डिविडेंड है ना वो सिर्फ रेसिडुअल से या लेफ्ट ओवर अर्निंग से पे किए जाते हैं आफ्टर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के बाद। यानी आप पहले इन्वेस्टमेंट्स करो यानी जो आपको प्रॉफिटेबल हो, जिससे आपको प्रॉफिट्स अर्न हो और जो आपके पास अर्निंग्स बच के आप उसको अगेन एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अमंग दी शेयर होल्डर। सो जो ये रेसिडुअल थ्योरी है इसका प्राइमरी फोकस यही है कि जो फर्म की वैल्यू उसे मैक्सिमाइज किया जा सके या उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके जिनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत अच्छी या पॉजिटिव है। यानी अगर हमने एक बार इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ठीक है, तो जो रिमेनिंग फंड्स है फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। सो जो थ्योरी है वो रिकॉग्नाइज करनी है कि जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है ना वो हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ही होती है, वो चीज आपके शेयर होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट करके देगी, उनकी फ्यूचर कैश फ्लो हायर जनरेट होंगी उनके लिए और इससे कहीं ना कहीं फर्म का स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो डिविडेंड को केवल एज अ रेसिडुअल चीज देखा जाता है, लेफ्ट ओवर अमाउंट जो बचता है अर्निंग्स का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको ही एज अ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि जो रेसिडुअल थ्योरी है ना दैट डज नॉट प्रिस्क्राइब अ फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो और एज अ स्पेसिफिक डिविडेंड पॉलिसी। सो देखो यहाँ पे डिविडेंड्स रेसिडुअल से या लेफ्ट ओवर अर्निंग से पे होने हैं तो यहाँ पे कोई फिक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको क्या पता कि आपके पास रेसिडुअल बचने कितने वाला है, वो तो हर बार चेंज होगा। ठीक है, इवन कोई स्पेसिफिक डिविडेंड पॉलिसी नहीं फॉलो की जाती। इंस्टेड यहाँ पे सजेस्ट की जाता है कि जो डिविडेंड्स है ना वो अवेलेबल फंड से डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले अपनी आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद जो पैसा बच गया उसको जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करके आप डिविडेंड की पेमेंट्स कर दो। सो ये अप्रोच है ये अलाउ करती है कि फर्म्स को कि वो बैलेंस कर पाए, एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स में और दूसरा शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आगे डिविडेंड पॉलिसीज का क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था डिविडेंड पॉलिसीज का मतलब उन्होंने आपको बता दिया, वो कहते हैं चूज करके बताओ कि कौन कौन से इनमें से डिविडेंड पॉलिसीज हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो जो डिविडेंड पॉलिसीज होती है ना, आपको पॉलिसीज का तो मतलब पता है ना, ये गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स होते हैं यानी जो हेल्प करते हैं आपको कोई चीज को अचीव करने के लिए। सेम वे में जो डिविडेंड पॉलिसी है ये वो गाइडलाइंस और स्ट्रेटेजी है जिनको कंपनी फॉलो करती है ताकि वो अपने डिविडेंड पे उसको डिटरमाइन कर पाए कितने टाइमिंग पे कितने अमाउंट का कौन सी पॉलिसी बोल के डिविडेंड कितना देना है। ठीक है, इसमें कुछ जो मेन पॉलिसीज आती है वो आती है रेसिडुअल डिविडेंड
डिविडेंड पॉलिसी, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये सेम पॉलिसी है जो मैंने अभी रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड की करवाई है कि कंपनी पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेगी, उसमें अगर कुछ पैसा बच गया तो वो डिविडेंड एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। देखो इसका नाम ही बताता है, जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है ना, इसका मेन मुद्दा यही है, मेन लक्ष्य ये कि कंपनी क्या कहती है, उनके डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं ना वो स्टेबल होने चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। यानी जो ये स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, इसका कंपनी की जो ये पॉलिसी है, इसका मेन एम ही है कि रेगुलर और प्रेडिक्टेबल डिविडेंड अमाउंट दिए जाएं उनके शेयर होल्डर्स को। मतलब डिविडेंड की पेमेंट्स रेगुलरली होती रहे शेयर होल्डर्स को, एक तो इसके उन कंपनी की एक तो वैल्यू बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बना रहेगा कंपनी के साथ, और जो ये प्रिडिक्टेबल अमाउंट, मतलब शेयर होल्डर्स को पता नहीं चाहिए भाई इतना डिविडेंड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यूजली ये चीजें ना कुछ ऐसा, जब आपकी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड की जाती है ना, बेसिकली ये फिक्स्ड परसेंटेज होती है आपकी अर्निंग्स की कंपनी की, और एक फिक्स्ड अमाउंट होता है पर शेयर इतना देना ही देना है। यानी ये पॉलिसी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है कि उनके लिए एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम बनी रहे। रेगुलरली अगर डिविडेंड्स उनको मिल रहे हैं तो मतलब उनकी इनकम कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिविडेंड स्मूथिंग। अब डिविडेंड स्मूथिंग का मतलब है ये वो प्रैक्टिस है मेंटेनिंग अ स्टेबल डिविडेंड पेमेंट्स बाय स्मूथिंग आउट फ्लक्चुएशंस इन डिविडेंड अमाउंट्स। यानी कि देखो जो डिविडेंड स्मूथिंग है, इसमें क्या किया जाता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, यानी इसमें आप जो डिविडेंड पेमेंट्स कर रहे हो ना, उसको आप स्टेबल बनाए रखने की कोशिश करते हो। अब उसको स्टेबल बनाए कैसे रखोगे, आप स्मूथ आउट फ्लक्चुएशन, यानी आप स्मूथ आउट कर देते हो, निकाल देते हो बाहर जो फ्लक्चुएशंस हो रही है डिविडेंड अमाउंट्स में। मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि एक स्टेबल अमाउंट ही हर बार दिया जाए, अगर कम है तो आप पूरा कर दोगे, अगर ज्यादा आपके पास तो उसको अलग रख दो, यानी ये स्मूथिंग आउट होता है। सो ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज किया जाता है डिविडेंड पेमेंट्स को सप्लीमेंट करने के लिए, जब आपकी लो अर्निंग्स होंगी। और जो सिंपल वे में बताता हूं, मगर मान लो अगर आप 1000 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, आपके पास अगर तो दो नॉर्मल अर्निंग्स है तो आप 1000 रुपए का आराम से दे रहे हो, ठीक है, स्टेबल देना चाहते हो। अगर मान लो एक साल आपके पास ज्यादा अर्निंग्स होगी, अब डिविडेंड तो आपने उतना ही देना, आप एक्स्ट्रा पैसा को यूज कर लोगे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर आपके पास लो अर्निंग्स हुई तब भी आपने 1000 रुपए डिविडेंड देना पर शेयर के पीछे, तब आप अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करके स्मूथ आउट करके उसको स्टेबल कर दो। ये डिविडेंड स्मूथिंग होती है। आगे आता है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स, ड्रिप्स। अब जो ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को अलाउ करते हैं कि वो जो उनके डिविडेंड पे आउट्स हो रहे हैं वो उनको री इन्वेस्ट कर पाए कंपनी में बाय परचेजिंग एडिशनल शेयर्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग कैश डिविडेंड्स। कहना क्या चाहते हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिल रहे हैं ना, ये जो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स है ये शेयर होल्डर्स को अलाउ करते हैं कि जो उनको डिविडेंड मिल रहा है ना, वो उस डिविडेंड को दोबारा से कंपनी में ही रीइन्वेस्ट कर दे एडिशनल शेयर्स खरीद के। यानी वो एडिशनल शेयर्स खरीद लो, वो दोबारा से कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाए, बट ये कहता है कि आप कैश डिविडेंड्स को अवॉइड करो रिसीव करना। सो जो ड्रिप्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करता है कि वो ऑप्शन देता है उनको कि वो अपनी कंपनी में ओनरशिप इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब डिविडेंड जो दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर्स, मतलब ये ऑप्शन मिल जाती है शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड मिला वो अपने ही शेयर्स में दोबारा से रीइन्वेस्ट करके अपनी ओनरशिप बढ़ा सकता है, अपनी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकता है इंस्टेड कैश डिविडेंड रिसीव करने की बजाय। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें खत्म होती है। तो जो यानी जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी की चॉइस है, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स में, जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या कंपनी को नई कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स कैसी है, इवन टैक्स कंसीडरेशंस देनी चाहिए। आज के टाइम पे अगर मैं आपको प्रेजेंट बताऊं तो डिविडेंड अब टैक्सेबल हो चुका है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इवन शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को मद्देनजर रखना पड़ता है। सो कंपनी को अलग अलग डिविडेंड पॉलिसीज को अडेप्ट करना पड़ेगा ओवर द टाइम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और ऑब्जेक्टिव्स के कारण। अब ना कुछ मॉडल्स हैं वो करते हैं। देखो अब ये अगेन सारे क्वेश्चंस ही आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाई है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरी तरफ से रह गया होगा जो मैं आपको इन क्लासेस में नहीं करवा रहा हूँ। बाकी अब ये चीज की वैलिडिटी पता आपको कब मिलेगी, बस अभी लास्ट मंथ है, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि 10 अक्टूबर तक मेरा दोनों पेपर्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सितंबर और 10 अक्टूबर। उसके बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डेली एक पेपर करा करेंगे, 20 पूरे 15 साल के पिछले प्रीवियस देखेंगे, देखते हैं आपको कितने उनमें से आंसर आते हैं अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं और कितनों को नहीं आते। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं कह सकता हूं
अगर आपने क्लासेस अच्छे से की हैं आपको आंसर्स आते होंगे, मतलब ये आपके दिमाग से वहम ही खत्म हो जाएगा कि भाई वहां पे बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। चीज़ों को बस समझो, तैयारी आप अपने साथ के साथ, बीच में बस तैयारी मत छोड़ो, क्लासेस पूरी देखा करो। अकेली पीडीएफ पढ़ने से नहीं कुछ होता। देखो अगर ये चीज़ पॉसिबल होती कि आप अकेली पीडीएफ पढ़ के अपने आप कुछ सक्सेस कर पाते तो फिर स्कूल्स कॉलेजेस क्यों बने हैं, यूनिवर्सिटीज क्यों बनी है? वो बस आपको आपके घर में बुक्स पकड़ा जाती, भाई फर्स्ट क्लास लेके प्लस 2 तक बुक्स ले लो, पेपर साल बाद देने आ जाना है। इसीलिए क्लासेस अटेंड किया करो, जितनी क्लासेस देखोगे उतनी ही चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। अब आता है गॉर्डन का डिविडेंड मॉडल। देखो जो ये यहाँ पे, हाँ, जो इसकी ना कुछ की अजम्पशंस थी। जो गॉर्डन का डिविडेंड मॉडल है वो कुछ की अजम्पशन पे बेस्ड था। सबसे पहले ये थी कि जो आपकी इक्विटी की रेट ऑफ रिटर्न है ना वो ग्रेटर है डिविडेंड ग्रोथ रेट से। मतलब ये जो अजम्पशन है इसका क्या कहना है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना इक्विटी पे, मतलब जो रिक्वायर्ड आपने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देनी है वो ग्रेटर होनी चाहिए एट देन द डिविडेंड ग्रोथ रेट। यानी ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो एक तो सस्टेनेबल है, मतलब वो अच्छे से स्टेबल वे में चल रही हैं और वो इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उनके अकॉर्डिंग है। मतलब जितना इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनको उतना ही दे रहे हो। सेकेंड मेजर अजम्पशन थी द फर्म हैज अ परपेचुअल लाइफ। यानी जो गॉर्डन का डिविडेंड मॉडल था ना वो ये अज्यूम करता है कि जो फर्म है ना उसकी परपेचुअल लाइफ होती है। उसका मतलब क्या होगा कि फर्म कंटिन्यू करेगी, वो कैश फ्लोस को जनरेट करते रहेगी और डिविडेंड्स को इंडेफिनेटली पे करते ही रहेगी। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसी टाइम कंपनी को पैसा ना करे और वो डिविडेंड ना दे पाए, ये चीज़ नहीं आएगी। थर्ड मेजर है द रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड इज कांस्टेंट। यानी एक बार अगर रिटेंशन रेशियो डिसाइड हो गया तो वो कंसिस्टेंटली वो ही चलेगा, ठीक है। यानी ये मॉडल अज्यूम करता है कि जो रिटेंशन रेशियो यानी ये वो प्रोपोर्शन है अर्निंग्स की जिनको रिटेन किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ये कांस्टेंट रहता ओवर द टाइम। यानी ये अजम्पशन कहीं ना कहीं अलाउ करती है स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ रेट को, ठीक है। अब जो इन शॉर्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जो ये गॉर्डन मॉडल था ना इसे हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम पेपर में बहुत बार यूज हुए हैं, आपको याद रखो। ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कह लो या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कह लो, ये गॉर्डन मॉडल के दूसरे नाम है। इसको यूज किया जाता है कंपनी के स्टॉक को वैल्यू करने के लिए। अब वैल्यू कैसे करोगे, इसके जो बेसिस है वो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स क्या है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। यानी आप कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो, कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन करें किसके बेसिस पे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। यानी ये भी चीज कहीं ना कहीं डिविडेंड थ्योरी के साथ ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आता है वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल। अब जो ये वॉल्टर का मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ना वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है और आपको एक ऑप्टिमल पे आउट रेशियो देना पड़ेगा जो डिपेंड करेगा फर्म के रिटेंशन रेशियो पे और जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का। मतलब सिंपल वे में वॉल्टर ये कहता है, वैसे ना इन्होंने इकट्ठे ही दिए थे गॉर्डन वॉल्टर मॉडल, जो दोनों के इकट्ठे ही इन्होंने काम किया था कहीं ना कहीं। सो जो सिंपल वॉल्टर यही कहता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म की वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करेगी और ये जो चीज़ है ना एक डिविडेंड पे आउट है ना वो ऑप्टिमल होना चाहिए। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, आप कितना ऑप्टिमल लेवल होगा ये आपको फर्म का रिटेंशन रेशियो जो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट वो चीज़ डिसाइड करेगी। सो यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल का डिविडेंड पॉलिसी और थ्योरीज का एंटायर टॉपिक कंप्लीट होता है। मिल करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी में वहाँ पे प्रोवाइड है। डेली क्विज भी आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पे इंग्लिश और हिंदी में मिल रही है। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो, पहले क्लासेस देखो फिर पीडीएफ्स के गो थ्रू और फिर डेली क्विज को फॉलो करो। ये चीजें अब आप 1 और 1.5 महीना अभी करते रहो, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और दिसंबर में आपके जब एग्जाम होगा तो डैम श्योर आपका फर्स्ट वे में क्लियर हो जाएगा। करते हैं सेशन वाइंड अप। कल मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू सेट ऑफ, मतलब विद अ न्यू सेशन, विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।